हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान की। अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पूरी सटीक तैयारी देखने के लिए मिलेगी। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जीव विज्ञान का काफ़ी प्रोमिनेंट रोल रहता है 1 2 से 3 4 क्वेश्चन तक क्रैक करने में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जो हमारे छात्र यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या शिक्षक भर्तियों की, उन लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यदि संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर फीचर्स की बात करें, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से। 80% डिस्काउंट है प्राइसेस में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में। बात करें क्रैक सीटेट 2021 की कंप्लीट बैच कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में, 80% डिस्काउंट के साथ। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को। फ्री क्लासेस, क्विजेज और साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान को हम A to Z तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से है, बिना स्किप किए पूरी क्लास को अटेंड करें और प्रॉपर नोट्स भी आप लोग बनाते चलें। जो फैक्ट आपको क्लियर ना हो उसका अपना नोट्स बना लें। चलिए पहला फैक्ट लेते हैं। दोस्तों, जो बायोलॉजी है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ये क्लियर फैक्ट है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, इन दो वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इम्पोर्टेंट है, आता है प्रश्न। जीव विज्ञान के 2 भाग हैं। जो बायोलॉजी है दोस्तों, वो 2 पार्ट में बटी हुई है। पहली जूलॉजी है, दूसरी यहाँ पे बॉटनी है। तो जूलॉजी की बात करें दोस्तों, तो ये जूलॉजी जीव से संबंधित है और जो बॉटनी है वो वनस्पति से संबंधित है। देखिए, जो बॉटनी है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? चरना। अब दोस्तों, अगला फैक्ट है थियोफ्रेस्टस। देखिए, 377 से 285 BC यानी बिफोर क्राइस्ट ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में की है। दोस्तों, ये थियोफ्रेस्टस की पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम पूछी जाती है, तो इसको कंठस्थ कर लें। अब दोस्तों, अगला फैक्ट है, ये तो बेहद ही बेहतरीन फैक्ट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसको माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। और अब आप लोग पूछेंगे कि जंतु विज्ञान का आखिरकार जूलॉजी का किसको जनक माना जाता है? तो दोस्तों, ये अरस्तु को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हिप्पोक्रेटस हैं। इन्होंने मानव रोगों पर पहला लेख लिखने के कारण चिकित्सा शास्त्र का इनको जनक कहते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस हैं। अगला है, अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमैलम नामक पुस्तक लिखी है और 500 जंतुओं का वर्णन किया है। अब दोस्तों, जो ये अगला फैक्ट है, कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। जैसे पहली है एपी कल्चर, बहुत बार पूछा है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है वो एपी कल्चर में करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। अगला है दोस्तों पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में आपका मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो माइको में कवक है और फाइको में शैवाल है। फाइकोलॉजी में शैवाल है, माइकोलॉजी में कवक हैं। एंथोलॉजी की बात करें तो इसमें पुष्पों का अध्ययन होगा। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होगा। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होगा।
और इख्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इख्थियोलॉजी में किसका दोस्तों? मछलियों का। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ओफियोलॉजी। दोस्तों ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन करते हैं। और सोरीकल्चर में छिपकलियों का अध्ययन करेंगे। और आपका सिल्वीकल्चर एट लास्ट है, इसमें काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अगर उनको बताने लगेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर रखी हैं। और ये हर एक, चाहे वो फाइको हो, माइको है, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इख्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ड्रेंड्रोलॉजी, ऑफियोलॉजी, सोरोलॉजी, सिल्वीकल्चर, ये सब कुछ पूछा गया है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख लेना। पीसीएस से लेके आईएएस से लेके आपका यूपी टेट से लेके चपरासी तक के परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन और फैक्ट देखते हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और उनके जनक हैं। जैसे दोस्तों बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। और आपके जीवाश्मिकी के, तो ये दोस्तों लियोनार्दो द विंसी हैं। और सुजनकी यूजेनिक्स की बात करें तो एम गॉल्टन हैं। और मॉडर्न बॉटनी की बात करें लीनियस हैं, कार्लियस लीनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर हैं। आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स की बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आधुनिक आनुवंशिकी की बात करें मॉडर्न जेनेटिक्स की तो टीएच मॉर्गन हैं। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी बहुत बार पूछा है, रॉबर्ट हुक हैं। टैक्सोनॉमी यानी कि वार्गिकी के कार्लियस लीनियस हैं। और अगला है उत्परिवर्तन म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी ब्रीज हैं। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के माइकेली हैं। और पादप कारिकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के स्टीफन हेल्स हैं। और यहाँ पर जीवाणु विज्ञान के यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के ल्यूवेन हॉक हैं। अगला है सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, इसके हैं लुई पास्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के कौन हैं? लुई पास्चर हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं इसको इस तरह वीडियो पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसको या तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसका जो है लिख भी लें। पीडीएफ मैं दे दूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर पीडीएफ क्यों नहीं देने के लिए तैयार है? पीडीएफ दे देंगे लोग दोस्तों, लेकिन अगर हम पीडीएफ शेयर कर देंगे तो फिर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते नहीं हो, तो थोड़ा सा पीडीएफ आपको लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अगला है जीवाणुओं का वर्गीकरण। दोस्तों जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का वर्गीकरण किया जाता है वो वर्गीकरण विज्ञान या वार्गिकी टैक्सोनॉमी कहलाती है। और वास्तव में शब्द टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस और नॉमस की ये संधि से। देखिए जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किसी एक प्रकार के जीवधारियों के लिए स्पेसीज यानी कि जाति शब्द का प्रयोग किया है। अगला फैक्ट लेते हैं यहाँ पर जीवधारियों की द्विजगत वर्गीकीय प्रणाली। तो दोस्तों लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमेटा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, दो किंगडम्स में यानी कि पादप और जंतु जगत में विभाजित किया है। देखिए जंतु जगत में उन जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता रहा है जिनमें सेल्यूलोस युक्त कोशिका भित्त अनुपस्थित रहती है, जो प्रचलन में असमर्थ रहते हैं परंतु अपने भोजन के निर्माण में समर्थ रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे सेलुलोज युक्त कोशिका भित्त जिसमें अनुपस्थित होती है वो जंतु विज्ञान में उनका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगला फैक्ट है जीवधारियों का 5 जगत का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों जीवधारियों को 5 जगत का वर्गीकरण देखते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुक रहा था, उसका कारण ये था, देखिए फिर से मैं बता दूं, जंतु जगत में उन जीवधारियों को सम्मिलित किया गया है जंतु जगत में जिनमें सेलुलोज युक्त कोशिका भित्त अनुपस्थित रहती है, यानी कि सेलुलोज युक्त जो कोशिका भित्त है वो नहीं रहेगी और जो प्रचलन में समर्थ रहेंगे, प्रचलन में समर्थ रहेंगे परंतु अपने भोजन निर्माण में असमर्थ रहेंगे। ठीक है।
अगला है जीवधारियों का पांच जगत का वर्गीकरण। देखिए, परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटेकर द्वारा 1969 ईस्वी में प्रस्तावित पांच जगत प्रणाली ने ले लिया है। इस प्रणाली के अनुसार समस्त जीवधारियों को पांच जगतों में बांटा गया है। पहला है मोनेरा। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। इस जगत के जीव सूक्ष्मगत और सरलतम होते हैं। अगला है मोनेरा जगत के जीवन उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं जहां जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होती है। मोनेरा की अगर हम बात करें तो मिट्टी, जल, वायु, गर्म झरने 80 डिग्री सेल्सियस तक और हिमखंडों की तली, रेगिस्तान आदि में ये पाए जाते हैं। और मोनेरा जगत के जीवधारियों के प्रमुख लक्षण क्या हैं? इसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है, अर्थात कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा बंधा नहीं होता, यूं ही जीव द्रव्य में बिखरा रहता है। और इनकी जो कोशिका भित्त है अत्यंत सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है और इनमें पॉलीसैकेराइड्स के साथ अमीनो अम्ल भी होता है। केंद्रीय झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका और रिक्तियां भी नहीं होती हैं। ये प्रकाश स्वपोषी या रसायन स्वपोषी या परपोषी होते हैं। कुछ सदस्यों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की शक्ति भी पाई जाती है। मोनेरा जगत को चार जगतों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है जीवाणु और दूसरा क्या है? एक्टिनोमाइसिटीज और आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो मोनेरा के ये चार वर्गीकरण हो गए। अब दूसरा जो है वो प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ लेंगे। देखिए, प्रोटोजोअन, प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ चार संघों में बढ़ जाएगा। जूफ्लैजिलेट्स और सार्कोडाइंस, स्पोरोजोन्स और सिलिएट्स। देखिए, कुछ ज्यूफैलिएट्स मनुष्य और अन्य जीवों के परजीवी हैं। अगर बात करें ट्रिपैनोसोमा मनुष्य में निद्रा रोग और लीशमानिया काला जर रोग उत्पन्न करते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको भी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा जो बायोलॉजी के नहीं हैं स्टूडेंट्स। हालांकि मैं भी मैथ्स सेक्टर से हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन आपको इस वजह से बताना आवश्यक है क्योंकि इसमें बीच बीच में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन के लिए बस हैं, मतलब अन्य उतना इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, कुछ जैसे टीजीटी के भी छात्र हमारे जुड़े हैं चैनल से, तो टीजीटी के बायोलॉजी वाले होंगे तो उनके लिए बढ़िया मैटर है। उनमें से तो क्वेश्चन बनने, कुछ पीसीएस स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये प्रश्न बनते हैं। तो ये दोस्तों बन जाता है ट्रिपैनोसोमा। निद्रा रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये ट्रिपैनोसोमा होगा। और लीशमानिया जो है वो काला जार रोग उत्पन्न करेगा। और ये रोग, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रोग सीसी मक्खी और सैंड मक्खी के काटने से फैलते हैं। देखिए, अमीबा जो है सार्कोडाइंस संघ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और स्पोरोजोअन्स जो है परजीवी प्रोटिस्टा है। देखिए, प्लाज्मोडियम इस संघ का सर्वविदित उदाहरण है जो कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अब मलेरिया रोग उत्पन्न करने के लिए जो मतलब रिस्पॉन्सिबल है वो प्लाज्मोडियम है और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से इसका संक्रमण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला कि नहीं, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब एक कोशिकीय जीव पूछ लिया जाता है तो पैरामीशियम, सिलिएट्स ये हो गए, ठीक है। अब पादप की बात कर लें, प्लांट की, तो इस जगत में प्रायः वे सभी रंगीन बहुकोशीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित किए जाते हैं जो थल, जल और जलाशयों के किनारों पर पाए जाते हैं। लाल, भूरे, हरे शैवाल, मांस, फर्न और पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं, पादप जगत के। अब फंगाई की बात कर लें तो जो फंगस हैं यानी कि कवक हैं, इस जगत में वे यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। और जंतु एनिमैलिया की बात करें तो एनिमैलिया के अंतर्गत इस जगत में सभी बहुकोषीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। काफ़ी
समय हो गया 15 मिनट का ये वीडियो हो चुका है और इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप देखिएगा जीव विज्ञान का बेहद ही महत्वपूर्ण ये सीरीज रहने वाला है और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स ही डिस्कस किए जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो, प्रतिक्रिया दें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।